मित्रों, मुझमें कविता का जन्म कब हुआ, इस पर चिंतन आरंभ हुआ तो मुझे अपने गांव दुबे का पुरवा याद आना स्वाभाविक लगा, जहां आम, महुआ, बांस के झुंड, कूलर और बरगद के विशालकाय वृक्ष, नीम की छांव, बड़ा कुआं, बड़ा तालाब और मेरी बखरी के सामने वाली कच्ची सड़क जो दूसरे गांव में जाकर समा जाती है। वहीं पास में आम के वृक्षों के बाग जो मेरे परिवार को थामती है। मैं उसी में मई जून की गर्मियां बड़े मौज से सोकर खाते हुए बिताया करता था। मेरी बखरी गांव के किनारे ही खेतों के बीच बनी गांव की सबसे बड़ी बखरी थी। 2 मंजिला कच्ची मिट्टी की बनी हुई इस बखरी के बड़े आंगन के सहन में मेरा बचपन खूब उछल कूद के बीच बीता। मेरे परबाबा पंडित राजपति शर्मा का प्रभाव आसपास के गंवई क्षेत्रों पर बहुत था। वह अंग्रेज़ों के समय में जेलर रहे। गांव पर उनकी बड़ी धाक थी। मेरे ताऊ पंडित धर्मदत्त शर्मा गांव के मुखिया के रूप में जाने जाते थे। गांव के सभी निर्णय उन्हीं के अनुसार होते थे। गांव के बड़े परिवेश में मेरा बचपन बीता। परबाबा पंडित राजपति शर्मा ने कानपुर को अपना निवास स्थान बनाया। वह वहाँ के बड़े लोगों में गिने जाते थे। मेरे सबसे बड़े ताऊ पंडित विद्याधर शर्मा कानपुर के महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से थे। वह उत्तर प्रदेश आर्य समाज के प्रांतीय अध्यक्ष भी रहे और डीएवी कॉलेज कानपुर में उनका अपना कार्य का जलजला रहा। मेरे पूज्य पिताजी पंडित इंद्रदत्त शर्मा इलाहाबाद आकर बस गए। यही मेरा ननिहाल था और वहीं शहर इलाहाबाद में मेरा जन्म हुआ। मेरे चाचा जी डॉक्टर लक्ष्मीधर शर्मा और बड़े ताऊ जी विद्याधर जी कानपुर में रहे और उनका परिवार आज भी मौजूद है। यही रही मेरे परिवार की कथा, जिसका वैभव आज तक मुझ में चिपका हुआ है। मैं अपनी कविता के जन्म से दूर चला गया, अर्थात जहाँ से मेरे हृदय के गवाक्ष में कविता ने प्रवेश किया वो मेरा गांव ही था, जो इलाहाबाद की तहसील सुराव का एक केंद्र बिंदु है। मैं वहीं पर अपने को लेकर चलता हूँ, जहाँ मेरी माँ जी ने 5 वर्ष की अवस्था में मेरा नाम कल्याणपुर गांव के एक प्राइमरी स्कूल में लिखवाया। वह मेरे गांव से लगभग 2 किलोमीटर दूर था। मेरे गांव में कोई नहीं था। मेरी माँ जी के सामने मजबूरी थी कि वो पढ़ने के लिए इतनी दूर भेजें। गांव के बच्चों के साथ मैं स्कूल जाने लगा। गांव के खेतों की हरियाली, पड़ते बागों की छाँव ने मेरे बालपन को बहुत प्रभावित किया। मटर की फलियों, सरसों का फूल, गेहूं की बालियां, चने के साग ने इतना लुभाया कि मैं कवि बन गया। खेतों की मेड़ों पर बैठकर अपनी तोतली भाषा में मैं उनसे कविता में बातें किया करता था। वह अपनी मुस्कान से भर देती थी। यही से मेरी संवेदना को काव्यात्मक, भावनात्मक जन्म मिला। मैं खिल गया और कविता के साथ घुल गया। इसलिए मेरी कविताओं में गांव के प्राकृतिक सौंदर्य के परिदृश्य भरपूर हैं। गांव के फसली प्राकृतिक सौंदर्य के सृजन के नए नए आयाम मुझमें प्रस्तुत हुए। उनका वर्णन करना मुश्किल है, पर मैं इस प्रयत्न में रहा कि मेरा बचपन उसी में जीवित रहे जो आज तक जीवंत और सुरक्षित है। मैं किसान परिवार का पुत्र हूँ। जिन संघर्षों को मैंने जिया उसके विस्तार में जाना भी उपयुक्त नहीं है, फिर भी कभी मौका मिला तो लिखूँगा। कक्षा 5 के बाद हिंदी कविता मेरी माँ श्रीमती ओमवती शर्मा ने इलाहाबाद शहर में पढ़ने भेज दिया। मैं पिताजी के सानिध्य में आ गया। 6ठी कक्षा में मेरा नाम नगरपालिका स्कूल में मेरे पूज्य पिताजी ने लिखवा दिया। मैं जन्मा जरूर इलाहाबाद शहर में था, पर कुछ दिनों के लिए इलाहाबाद ने मुझे गांव के सौंदर्य को देखने और जीने के लिए जो मौका दिया वो आज तक नहीं भूल पाया। ये मेरी कविता का असली जीवन रहा, जिसे लेकर वापस इलाहाबाद आ गया और अय्यापुर मोहल्ले में अपनी आगे की पढ़ाई प्रारंभ की। पूज्य पिताजी मुझे कविता की पुस्तकें, बच्चों की पत्रिकाएं पढ़ने के लिए लेकर ला दिया करते थे, जिसे पढ़कर मैं बहुत आनंदित होता था। कोर्स में पढ़ाई जाने वाले कवियों की कविताओं को कंठस्थ कर लिया करता था और एकांत में पाठ करता था। बड़ा आनंद मिलता था। पूरा अहाता मुझसे कविताएं सुनता और मुझे पढ़ने लिखने के लिए प्रोत्साहित करता। उस समय इलाहाबाद का आम आदमी मेरा परिवार था। मुझे अपने बड़े परिवार की कमी नहीं खली। अय्यापुर मोहल्ले का अहाता ही मेरा बड़ा परिवार रहा, जहाँ मौसी थीं, चाची थीं, बहनें थीं,
भाई के साथ मित्र भी थे। मैं ज़्यादातर पिताजी के साथ अकेला रहता था, किंतु कभी अकेले नहीं रहा। जो परिवार का आनंद मिलना चाहिए इस आहते मिला। एक बड़े परिवार कैनवास के साथ जिया और आज भी निरंतर जी रहा हूँ। बस इतने आत्मिक लोग अब नहीं रहे, लेकिन हिंदी कविता ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। 1948 से 1973 तक इलाहाबाद में लालन पालन हुआ। युवा अवस्था की दहलीज पर आते ही इलाहाबाद ने मुझे कन्नौज भेज दिया। आज तक मैं कन्नौज नगर की सुगंध में डूबा अपनी अंतिम पड़ाव पर अग्रसर हूँ। कविता मेरे साथ है, आज भी है। माँ गंगा साथ हैं, भगवान बाबा गौरीशंकर का आशीर्वाद सर पर है। बस अपनी कर्म भूमि कन्नौज में कविता के साथ जीवंत हूँ। इलाहाबाद मेरी जान है तो कन्नौज मेरी शान है। हिंदी कविता के समुद्र में डूबता उतरा था, यहाँ तक आ गया। यही मेरी कविता की यात्रा है। अपनी बात है, परंतु इस यात्रा में छोटी होती दुनिया का एहसास हुआ और अपने में अलग तरह की कविताओं को पाया, जिनमें जन साधारण के प्रति आत्मीय लगाव रहा। उन्हीं की पीड़ा का अनुभव हुआ। लोगों में आत्मीयता खो चुकी है। एक बड़ा कैनवास छोटा हो गया है। बहुत संकुचित हो गए हैं लोग। बस उन्हें छोटे परिवेश में जीना है और एक दूसरे की निंदा में बाल खाल उधेड़ना है। अभी देखिए, मैंने एक कविता जो छोटी है मैंने लिखी है इसी यादों में। कविता में मैं हूँ, मुझ में है कविता। कविता में मैं हूँ, मुझ में है कविता। कविता में जीता सोता खाता रोता हूँ। कविता में जीता सोता खाता रोता हूँ। सरस्वती का माँ का पुत्र हूँ। कंठ में वास उन्हीं का, वह जब देती हैं मैं ग्रहण करता हूँ, बस जीता हूँ। सरस्वती माँ का पुत्र हूँ, कंठ में वास उन्हीं का, वह जब देती हैं मैं ग्रहण करता, बस जीता हूँ। उनमें मुझ में नहीं है अंतर, उनमें फूटी है कविता। कविता में मैं फूटा हूँ। जब चली लेखनी उन पर लेखनी ले मैं चलता हूँ। ये वह देती सार्वभौमिकता में मैं रमता हूँ। कविता में मैं हूँ, मुझ में है कविता। ये इस कविता से मुझे लगता है कि मैं बराबर उन्हीं के साथ जीता हूँ, उन्हीं के साथ रमण करता हूँ और उन्हीं के साथ सोने की भी कोशिश करता हूँ। इसीलिए मैं लिखा कि कविता में मैं हूँ, मुझ में है कविता। कविता में जीता सोता खाता रोता हूँ। सरस्वती माँ का पुत्र हूँ। कंठ में बास उन्हीं का, जब वो देती हैं मैं ग्रहण करता हूँ, बस जीता हूँ।